हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द लिटरेरी गाय। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जो एडवर्ड एल्बर्ट का जो बुक है हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। तो प्लीज अपना जो बुक है एडवर्ड एल्बर्ट का जो काला बुक है वो उसको आप लोग सामने रखिए। तो आज हम लोग करेंगे द एज ऑफ एलिजाबेथ, द एज ऑफ एलिजाबेथ विच इज कॉल्ड द गोल्डन एज, the golden age of English literature। तो गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा गया है इस एज को क्योंकि इस एज की तरह जो लिटरेरी आउटपुट था वो वास्ट था, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ लिटरेरी आउटपुट्स वर देयर, एंड because of drama and of course because of William Shakespeare it is called the golden age of literature, so of English literature obviously। but इस एज को समझने के लिए हमें दो हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझना पड़ेगा। फर्स्ट इज द रिफॉर्मेशन मूवमेंट, द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। रिफॉर्मेशन मींस दैट जो कैथोलिक रिलीजन था उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, और उससे जो प्रोटेस्टेंट रिलीजियन एक क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट और कैथोलिसिज्म से एक अलग होकर एक नया रिलीजियन उस वक्त उठ रहा था। और इंग्लैंड में जो ब्रांच था उसको कहा जाता था एंग्लिकन, एंग्लिकन। ओके, द सेकेंड इज द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। अब ये दोनों है क्या? तो रिफॉर्मेशन तो आप लोगों को पता चल गया है कि रिफॉर्मेशन क्या है। रिफॉर्मेशन इज अ सबसेक्ट ऑफ रिलीजियन, एंड जो कैथोलिसिज्म में जो रिलीजियन था उसमें बहुत ज्यादा करप्शन हो गया था। मतलब इतना करप्ट हो गया था कि ट्रेटजिल नाम करके एक बंदा था, वो जो पाप या पुण्य होता था उसको उससे निकलने के लिए एक मतलब एक सर्टिफिकेट बेचता था कि आप ये खरीद लो, आप स्वर्ग में जाकर 5 फ्लोर बिल्डिंग आपको मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो इतना ज्यादा करप्ट हो चुका था। सो दैट्स व्हाई मार्टिन लूथर ने उसके अगेंस्ट बात किया था और इंग्लैंड में भी वैसा ही हो रहा था। सेकंड था एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। अब एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी क्या है? तो देखिए, जो हेनरी द एट था, हेनरी द एट जब सिंहासन में बैठे, ठीक है, तब उसका जो बिग ब्रदर था हेनरी द सेवन, तो इंग्लैंड के नियम अनुଯାयी क्या होता है कि अगर कोई सिंहासन में बैठता है तो अपने जो बड़े भाई का जो स्त्री है, वाइफ है, उसको उसके साथ शादी करना पड़ता है, फिर वहां बैठ पाते हैं। तो जो कैथरीन ऑफ एरागोन थी, हेनरी द सेवन का वाइफ, उसको उन्होंने शादी कर लिया। लेकिन द प्रॉब्लम वाज कैथरीन ऑफ एरागन को बच्चा नहीं हो रहा था। जो कैथरीन ऑफ एरागन थे उनको बच्चा नहीं हो रहा था, एंड ही वांट्स टू मैरी हिज मिस्ट्रेस और गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं, एन बॉलिन। सो एन बॉलिन को वो शादी करना चाहते थे, बट ये हो नहीं पा रहा था क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी divorce is illegal. So divorce is not legal. You cannot give divorce to a lady and marry second time. So that's why, to save his throne, to save his monarchy, uh, हेनरी द एट ने क्या किया, एक लॉ पास किया। उस लॉ को कहा गया एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1534 में। और इस लॉ के अनुଯାयी जो राजा है, जो किंग है, वो हेड ऑफ द स्टेट तो है ही है, लेकिन हेड ऑफ द रिलीजियन भी है। सो द किंग इज साइमल्टेनियसली हेड ऑफ द states and head of the religion also, and he changed the church from Catholic Church, Roman Catholic, to Anglican Church.
और कैथरीन ऑफ एरागन से वो डिवोर्स लेते हैं और उसके बाद एन बोलेन से शादी करते हैं। एन बोलेन से शादी करने के बाद उनको 3 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ा होता है मैरी, देन एलिजाबेथ एंड देन एडवर्ड। तो हेनरी जब मतलब उनका जब आखिरी वक्त आ रहा था तो उन्होंने एलिजाबेथ को अपने नेक्स्ट जो रूलर है उसको नॉमिनेट किए गए थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल सो कोई मतलब जो मेल है वही सिंहासन में बैठ सकता है, तो इसलिए एडवर्ड को बिठा दिया गया। लेकिन एडवर्ड जिंदा नहीं बचा तो फिर मैरी को सिंहासन में दिया गया। फिर मैरी के बाद एलिजाबेथ द फर्स्ट सिंहासन में बैठे। सो दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड and we will learn through it in this chapter। और यहाँ पर एक चार्ट था, वो चार्ट किताब में है, ये जैसे कि ये पीडीएफ है तो इसमें आपको नहीं मिलेगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो द एज कवर्स रफली फ्रॉम 1550 टू 1630, यानी कि एडवर्ड एल्बर्ट ने जो एलिजाबेथन एज है और जेकोबियन एज है उसको एक साथ जोड़ दिया है। सो जैसे कि ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और दिस इज द मतलब लेंथीएस्ट एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सो आई हैव डिवाइडेड दिस एज इनटू 3 सेक्शन और इस 3 सेक्शन में ही आप लोगों को ये मिलेगा। फर्स्ट सेक्शन इज पोएट्री, देन ड्रामा एंड देन प्रोज। सो टुडे वी विल गोइंग टू डू अबाउट द पोएट्री सेक्शन ऑफ दिस एज। तो चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले पढ़ लेते हैं। द चैप्टर इंट्रोड्यूस द रेन ऑफ एलिजाबेथ एंड सीज इट रीच इट्स क्लाइमेक्स। सो जो रेन ऑफ एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ का जो मतलब रेन होता है, उनका जो शासनकाल होता है उसमें और उसका जो क्लाइमेक्टिक पॉइंट है उसके बारे में इस एज में डिस्कस किया गया है। एंड विटनेसेस द लिटरेरी डिक्लाइन अंडर द फर्स्ट ऑफ द स्टुअर्ट्स। सो एलिजाबेथ कौन से हाउस से था? ट्यूडर हाउस से। लेकिन ट्यूडर हाउस के बाद जेम्स द फर्स्ट सिंहासन में बैठते हैं, तो उससे ही स्टुअर्ट जो हाउस है उसका शुरुआत होता है और जो लिटरेचर में उसका डिक्लाइन देखने को मिलता है। द डोमिनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ द पीरियड कैन बी कन्वेंशनली समराइज्ड अंडर 2 हेड्स। चलिए नेक्स्ट पेज। सो द फीचर्स आर सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स यानी जो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था इन इंग्लैंड उसका एक सेटलमेंट हम लोग को देखने को मिलता है ड्यूरिंग द ट्यूडर हाउस एंड ऑफ कोर्स स्टुअर्ट हाउस। डायनेस्टिक प्रॉब्लम जो कि एक वंश का प्रॉब्लम है इंग्लैंड में, वो एक तरह से रेस्ट हुआ एंड इट इज ऑल्सो द पिक पॉइंट ऑफ यूनियन बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। सो स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड का एक यूनियन होता है क्योंकि एलिजाबेथ के बाद जेम्स द फर्स्ट सिंहासन में बैठते हैं। एंड दिस सेटलमेंट वाज ऑल फॉर गुड ऑफ लिटरेचर। और किसी भी समाज में अगर वहां पर राजनीतिक अस्थिरता है तो वहां पर कभी भी लिटरेचर मतलब ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन इस एज में एक राजनीतिक जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो हमें देखने को मिला एंड दैट इज व्हाई we had a good time for literature and the expansion in history. This is perhaps the most remarkable epoch for expansion of both mental and geographical horizon। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो डिस्कवरीज हो रही थी देश और दुनिया की, ईस्ट इंडिया कंपनी हो चाहे फ्रांस हो, सभी लगे पड़े थे कि इस समुद्र में और न्यू लैंड खोजने के लिए। The great voyagers whose exploits were chronicled in immortal pages, Hakluyt brought home both material and intellectual treasure from beyond, still begs Barmathus, as Shakespeare called it, and it is unnecessary to enlarge upon the important effect which these revolutionary discovery produced in literature। So ये जो डिस्कवरी हो रहा था, जियोग्राफिकल डिस्कवरी, उससे लिटरेचर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, और शेक्सपियर इन द टेम्पेस्ट और जो भी है लिटरेचर में उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला। चलिए अब हम देखते हैं लिटरेरी फीचर्स ऑफ द एज। क्या क्या लिटरेरी फीचर्स थे? न्यू क्लासिज्म। न्यू क्लासिज्म क्यों? अब देखिए, दिस इज द एज ऑफ रेनेसा एंड रेनेसा को हम हिंदी में और कई भाषा में कहते हैं नवजागरण। सो इसको why it is Renaissance? Because reawaken
interest in classical theme. सो ग्रीस रोम में जो हुआ था उसमें फिर से इंटरेस्ट पैदा हो रहा था, बिकॉज मिडिएवल एज में क्या था, मिडिएवल एज में medieval is also called the dark age because we were unknown about the rich culture of Greeks and Romans, but now due to the fall of Constantinople we have come to know about the rich culture, rich art and rich scientific knowledge for of Greek and Roman. So that's why it is called new classicism, because क्लासिसिज्म की तरफ एक और बार फिर से एक इंटरेस्ट पैदा होना. देयर वॉज एन आर्डेंट रिवाइवल ऑफ द स्टडी ऑफ ग्रीक्स. सो ग्रीक का जो स्टडी है उसमें एक रिवाइवल देखने को मिला विथ ब्रॉड डेजलिंग लाइट इनटू द मेनी डार्क लिस्ट्स ऑफ इंटेलेक्ट एंड अ न्यू पैशन फॉर क्लासिकल लर्निंग. सबके बीच में एक पैशन दिखा जो कि ग्रीक और लैटिन सीखने से जो मिलता है वो. एंड इससे इंग्लिश का भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ, इंग्लिश और भी ज्यादा पॉलिश्ड हुआ एंड द स्कोप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज बिकम ब्रॉडर. एबंडेंस ऑफ आउटपुट, मैंने कहा था कुछ देर पहले कि जो अमाउंट ऑफ आउटपुट था लिटरेचर का वो वास्ट था, ह्यूज था. मतलब ऐसा आउटपुट, ऐसा लिटरेरी आउटपुट हमें और किसी भी एज में देखने को नहीं मिलता rather than Elizabethan age. We have pointed out the historical situation encouraged healthy producing, and there is also a printing press. So that's why pamphlet treatises were freely written, and much abuse of a personal scurrilous character and indulged in a literary question become almost national importance. To a great extent, the controversies of the day were principal enough, but at least they indicated lively interest in the literature. So इतना ज़्यादा लिखा गया, इतना ज़्यादा आउटपुट हुआ लिटरेचर, पैम्फलेट बोलिए और ट्रीटीज बोलिए, हर किस्म का लिटरेचर इस एज में देखने को मिला. नेक्स्ट पेज. नाउ द न्यू रोमांटिसिज्म. इस एज को, जो एलिजाबेथन एज है, इसको क्रिटिक्स फर्स्ट रोमांटिक एज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा हुआ और जहां पर एक्सपेरिमेंट होगा उसको रोमांटिक हम कहेंगे. रोमांटिक यानी समथिंग न्यू व्हिच इज हटके फ्रॉम क्लासिसिज्म. द रोमांटिक क्वेस्ट इज फॉर द रिमोट वंडरफुल एंड द ब्यूटीफुल. सो एक रोमांटिक क्वेस्ट, एक जर्नी दिखा गया किसके बारे में, रिमोट के बारे में, व्हिच इज नॉट नियर टू यू, एंड देन वंडरफुल व्हिच आर बियॉन्ड आवर थिंकिंग, एंड व्हिच इज ब्यूटीफुल. then abundantly fade during Elizabethan age. तो Elizabethan age में इस जो रोमांटिक एज है, जो वर्ड्सवर्थ कोलरिज, उससे पहले ही यहाँ पर रोमांटिक जो सेंसिबिलिटी है वो हमें देखने को मिलता है. एंड देयर वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट पास्ट. सो देयर वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट, जो पास्ट में हो रहा था उसके खिलाफ एक मॉडर्निस्टिक अप्रोच हम लोगों को मिलता है इस एज से. Then too feebly to hold restraint and lusty youth of the Elizabethan age. On the other hand, there was a daring and resolute spirit of advance in literary as well as other region. हर एक फिल्म में एक हमें एडवांस देखने को मिला, एक हमें डेयरिंग देखने मिले, एक साहस देखने को मिला, ब्रेवरी देखने को मिला. It was ardent youth of English literature and the achievement was worthy of it. And the most important is drama. So it is called the golden age for drama. एलिजाबेथन एज. तो यहाँ पर हमें यूनिवर्सिटी वर्ड्स मिलते हैं, शेक्सपियर मिलते हैं और जैकोबियन पीरियड में भी हमें ड्रामाटिस्ट मिलते हैं. सो दिस इज एज ऑफ ड्रामा, दिस इज द एज ऑफ ड्रामा. After the long period of incubating detailed in the last chapter, drama made shift. So it is the final climax जो हमें मिस्ट्री, मिराकल, मोरालिटी जो हमें जॉसेफ टू स्पेंसर के एज में दिखा, इंटरल्यूड, उसका एक क्लाइमेक्टिक पॉइंट था दिस एज. ओके, सो इस एज में दो कंपनियां हमें देखने को मिला, लॉर्ड एडमिरल एंड लॉर्ड कैम्बरलिन. लॉर्ड कैम्बरलिन एक कंपनी था और लॉर्ड कैम्बरलिन में काम करते थे विलियम शेक्सपियर एंड लॉर्ड एडमिरल में काम करते थे क्रिस्टोफर मार्लो एंड बेन जॉनसन. सो ये दोनों कंपनी थे जो कि एलिजाबेथन इंग्लैंड में ड्रामा, नाटक करवाते थे, थिएटर करवाते थे. सो जब आप शेक्सपियर क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा.
So then the most important anti-dramatic book was Goson's Verlaine School of Abuse, जिसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं थिएटर को. Then Sidney replied it with the famous apology for poetry in 1580. Then poetry को भी though the poetical production was not quite equal to dramatic, it was nevertheless of great and original. जो भी कविताएं यहाँ पर प्रोड्यूस हुई वो ग्रेट थी एंड द क्वालिटी वाज ओरिजिनल. प्रोज भी यहाँ पर द फर्स्ट प्रोज इज द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट वेट इंपॉर्टेंट एंड द डेड वेट ऑफ लैटिन ट्रेडिशन वाज पासिंग अवे. सो प्रोज में जो लैटिन इन्फ्लुएंस था वो समाप्त हुआ और आप लोगों को पता है फ्रांसिस बेकन इज द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे वो उभर कर आए. एंड ऑफ कोर्स द स्कॉटिश लिटरेचर, जो स्कॉटिश लिटरेचर जो पैदा हुआ था जो 64 टू स्पेंसर में, उसका भी एक रिमार्केबल जर्नी हमें देखने को मिला. नेक्स्ट पेज. So now the poetry section. So poetry section में सबसे पहले आते हैं एडमंड स्पेंसर. So एडमंड स्पेंसर का जो टाइमलाइन है वो है 1552 to 1599. First of all, his life. So from a passage, one of his sonnets, it seems that clear that Spenser was born in 1552, and from another passage in Prothalamia. Prothalamia एक ओड है जो अपनी जो बेटी है उसकी मैरिज के लिए उन्होंने लिखा था. We can deduce that he was born in London. So एक सोनेट से पता चलता है कि वो 1552 में पैदा हुए थे और एक प्रोथालमिया का एक मैसेज है उससे हमें पता चलता है कि जो स्पेंसर है वो लंदन में पैदा हुए थे. His parentage were unknown, but though Spencer claimed kinship with the noble branch of Spencer family. So noble branch of Spencer family से वो belong करते हैं, ये वो claim करते हैं. He was educated at Merchant Taylor School at Cambridge and left Cambridge at 1576. Then he comes into London in 1579, a member of famous literary circle Sir Philip Sidney. So Sir Philip Sidney was his patron. पहले पैट्रन का कॉन्सेप्ट चलता था. सो ही वाज द पैट्रन ऑफ एडमंड स्पेंसर एंड अर्ल ऑफ लेसेस्टर. सिडनी पैट्रोनाइज स्पेंसर, इंट्रोड्यूस हिम टू द क्वीन एंड एनकरेज हिम टू imitation of classical meter. 1580 Sydney patronage bore fruit and Spencer was appointed secretary to Lord Grey de Wilton, who had just been appointed Lord Deputy of Ireland. So Lord Deputy of Ireland वो बन गए. फिर he was granted Kilcolman Castle in Ireland, and in 1589 he visited London for the first 3 book of the Fairy Queen. तो Fairy Queen उनका एक एपिकल पोएम है, उसको पब्लिश कराने के लिए लंदन आए थे 1589 में और दूसरी बार वो आए थे 1594 में. तो 336. So 3 books plus 3 books, 6 books. लेकिन बाकी का जो बुक है वो एक आग में जल गया था. किल्कोमैन कैसल जो ultimately burned down in 1598, and then he was ruined and disappointed and in England, and according to Ben Jonson he died for a lack of bread. Ben Jonson ने कहा है कि वो मर गए थे रोटी उनको नहीं मिला. मतलब मरने के टाइम पे रोटी भी नहीं मिला. तो इस गरीबी में, इस दुर्दशा में उनका जो जिंदगी है वो काटा है. His minor poems. So उनका minor poems है The Shepherd's Calendar. Shepherd's Calendar पब्लिश हुआ था 1579 में and it was a series of 12 eclogues. Eclogues यानी rural poems यानी ग्राम्य कविता. Each month of the year. So each month of the year, so 12 month, then 12 eclogues. Next page. So you can see the character of Shepherd Calendar. Coody, Colin Clout. Colin Clout was Spencer himself. So Colin Clout जो character है वो Spencer खुद ही है. It is skillful literary exercise and of course their style is deliberately archaic. So Spencer का जो style है वो archaic है, यानी वो पुराना जो वर्ड्स होता है इंग्लिश का, वो पुराना वर्ड वो हमेशा ही यूज करते हैं. देन हिज मिसलेनियस वॉल्यूम, मिसलेनियस यानी मिक्स वॉल्यूम, उसमें पब्लिश होता है द रूइंस ऑफ द टाइम, द टीयर्स ऑफ द म्यूजेस, मदर हुवर्स टेल जो कि एक बीस्ट फेबल है. मदर हुवर्स टेल इज अ
बीस्ट फेबल। बीस्ट फेबल आप लोगों को पता है, द नन प्रीस्ट टेल, नन प्रीस्ट टेल भी एक बीस्ट फेबल है। देन द रूइंस ऑफ रोम, देन 1595 में पब्लिश होता है एमोरिटी, which is a sonnet cycle of 88 Petrarchan sonnet, celebrating the progress of love of his beloved Elizabeth Boyle. And Epithalamia, which is the ode to celebrate his marriage. And of course, Colin Cloud, Come Home Again. In 1596 appeared 4 hymns and Prothalamia, but it was not famous as Epithalamia. Then which is moderation and quality. His style to diffusive and odd, not intensely passionate, but especially in the odes, he can build up sonorous and commanding measure, which by their wit, splendor, delight both mind to ear. So उनका जो स्टाइल था वो बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंट था, एंड मदर्स हुबर्ट स्टाइल में भी वो हमें मिलता है। एंड यहाँ पर एपिथैलेमिया का एक पोर्शन दिया गया है, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। देन प्रोज, उनका एक ही प्रोज है, सो नेक्स्ट पेज में हमें देखने को मिलेगा। सो जो प्रोज है वो है व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड। इट इज अ काइंड ऑफ क्या कहते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ पैम्पलेट उन्होंने लिखा था। सो एक प्रोज है उनका, व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड, क्योंकि वो आयरलैंड में ही काम करते थे एज ए लॉर्ड डेप्यूटी। देन द फेयरी क्वीन, जो उनका जो बेस्ट पोएम है वो यहाँ पर देखा गया है। डेट्स ऑफ कंपोजिशन, so dates of composition is between 1589 to 1596। तो 6 ही बुक्स हमें मिले हैं, क्योंकि 7 बुक्स और आफ्टर हिज डेथ 2 कैंटोज और 2 ऑड स्टैंजास ऑफ द बुक 7 अपीयर। बट जैसा कि मैंने कहा था कि वो जब आयरलैंड में थे तो उनका जो कैसल था, किलकोमेन कैसल, वो जल गया था और उस कैसल में उनका एक बच्चा भी मर गया था। सो दैट्स व्हाई it can be said that the poem of Faerie Queene is also burned down at that time, but critics कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो उन्होंने खुद ही इस काम को abandon कर दिया था। The plot, so the plot क्या है इस कविता का? Plot was to obscure and allegorical devices, उन्होंने allegorical device का यहाँ पे यूज किया है, और उनका जो फ्रेंड है सर वाल्टर रलीक, उनसे ये एक परामर्श करते हैं कि जो कविता होगा वो 12 बुक का होगा और हर एक बुक में हर एक नाइट होगा। और हर एक नाइट हर एक नए एडवेंचर में जाएंगे, और एट द एंड ऑफ द डे जो फेयरी क्वीन का जो क्वीन है यानी ग्लोरियाना, विच इज क्वीन एलिजाबेथ ऑफ कोर्स, क्योंकि एलिजाबेथ को ही फ्लैटर करने के लिए कविता लिखा गया था। सो उनसे जो किंग आर्थर है, जो नाइट का मालिक, इन जो 12 नाइट है, किंग आर्थर जो 12 नाइट है, 12 बुक में 12 नाइट, सो 12 नाइट को ये कंट्रोल करते हैं किंग आर्थर, और ये किंग आर्थर से लेडी जो ग्लोरियाना है उससे उनका शादी होगा। सो इट इज अ एलिगोरिकल पोएम, क्योंकि यहाँ पर जो हर कैरेक्टर है वो एलिगोरिकल है, और यहाँ पर एक जो वाइसेस है वो भी आते हैं, यूना ट्रूथ, गे ऑन टेम्परमेंट, डुएसा डिसीट, ऑर्गोलियो प्राइड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देन यहाँ पर एक और भी नाम है, जैसे कि डुएसा, जो मैरी को, क्वीन मैरी को मतलब इंडिकेट करता है। देन आर्चिमागो मे बी द पोप एंड आर्टिकल जस्टिस। तो स्टाइल, नो वन हाउएवर गोज टू स्पेंसर फॉर स्टोरी। सो स्टोरी के लिए स्पेंसर को कोई नहीं पढ़ता। वन गोज टू द स्टेप्स इन सेंसेस इन रिच वॉलuptuous स्टाइल। सो उनका जो स्टाइल है बहुत ही कमाल का है। द स्टाइल हैज इट्स वीकनेस, इट इज डिफ्यूज एंड लैक जजमेंट, इट इज वीक इन बाइट एंड शार्पनेस ऑफ अटैक, इट इज मिस्टी and unsubstantial, but for beauty and long richly word, for subtle and sustained melody। तो एल्बर्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके पास स्टोरी के लिए कोई नहीं जाता, लेकिन स्टाइल में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन जो ब्यूटी और जो रिच वर्ड है उसके लिए सभी स्पेंसर के दीवाने हैं। और स्पेंसर से कई लोग इंग्लिश जो ट्रेडिशन है, इंग्लिश पोएम के जो ट्रेडिशन है वो इन्फ्लुएंस हुए हैं,
जैसे कि मिल्टन, कीट्स, टेनिसन, ये सभी लोग स्पेंसर से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं। द टेक्निक, तो उनका जो टेक्निक था, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलाबोरेटेड एन आर्काइक डिक्शन। तो आर्काइक डिक्शन जो पुराना यूज, जो वर्ड है, पुराना वर्ड, वो यूज करते थे। ही रिट नो लैंग्वेज, बेन जॉनसन ने कहा है ही रिट नो लैंग्वेज। सो उन्होंने कोई लैंग्वेज लिखा नहीं है, वो पुराना लैंग्वेज में ही वो अपनी कविताएं लिखते थे। एंड ही यूजेस ब्लेंड फॉर ब्लाइंड एंड केस्ट फॉर कास्ट। सो इन वर्ड को वो इससे रिप्लेस करते थे। जो ब्लेंड होता है, सो ब्लाइंड के लिए रिप्लेस करते थे, कास्ट को केस्ट से, एंड वाइल्ड को वाइल्ड से। ही इंट्रोड्यूस स्पेंसरियन स्टैंजा। स्पेंसरियन स्टैंजा इज अ क्रिस क्रॉस स्टैंजा, जो कि उन्होंने खुद मतलब डेवलप किया था। और वो जो हमें मिलता है, वन डे आई रोट हर नेम, वन डे आई रोट हर नेम, इस सॉनेट में आपको स्पेंसरियन स्टैंजा देखने को मिलता है, और कई वर्क में भी आपको स्पेंसरियन स्टैंजा देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पर एक स्पेंसरियन स्टैंजा का एक इंस्टेंस दिया गया है, अगर चाहे पढ़ सकते हो, अगर चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर भी एक स्पेसिमेन दिया गया है स्पेंसर का पोएट्री का, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर आते हैं जॉन डन। तो जॉन डन भी एक जेकोबियन पोएट थे, लेकिन इनको भी एलिजाबेथन एज में इंक्लूड किया है हमारे एल्बर्ट ने। तो डन वाज, और इनका जो टाइमलाइन है वो है 1573 टू 1631। ही वाज अ सन ऑफ अ वेल्दी मर्चेंट, बहुत ही बड़े जो व्यापारी हैं उनके बेटे थे। एंड ही वाज आल्सो बोर्न इन लंदन। हिज पेरेंट्स और रोमन कैथोलिक, सो उनका जो माँ बाप था वो रोमन कैथोलिक था, and educated in the faith before going to Oxford. Then he wrote songs and sonnets, elegies, then a runaway marriage with the niece of his patron. तो उनके ही जो पैट्रॉन थे, पैट्रॉन, उनके नीस को लेकर भाग गए थे, भतीजी को लेकर भाग गए थे। तो ऐसे जॉन डन ऐसे ही थे। जॉन डन, he is a very interesting character. Next page. Then at the last of his life, he became the Dean of St. Paul position in 1631, and he was the first great Anglican preacher. So इनके जो पोएम थे, उनमें सबसे ज्यादा जो फेमस पोएम थे वो थे Air and Angels, then a validation forbidding mourning, the ecstasies, validation of weeping. So ये था उनका एक पोएम। तो ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे। ओके, सो मेटाफिजिकल पोएट जो कि बाद में जाकर बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, अपने टाइम में वो फेमस नहीं हुए थे। सो इनका एक पोएम का यहाँ पर एक इंस्टेंस दिया गया है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने होली सोनेट्स भी लिखा था, 19th होली सोनेट्स, एंड हाइम टू गॉड द फादर। होली सोनेट्स उन्होंने लिखा था, और ये एक होली सोनेट्स है जो आप पढ़ सकते हैं। एंड ड्राइडन ने कहा था कि, रुकिए, जो ड्राइडन ने कहा था कि ड्राइडन ने कहा था ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, और जॉनसन ने कहा था दैट ही वायोलेंटली जो अपोजिट जो एलिमेंट है उसको वायोलेंटली मिक्सअप करते हैं और उसको पोएट्री लिखते थे। लेकिन जो रियल, एक पता है ना आपको, हिंदी में एक कहावत है कि असली हीरे का जो कीमत है वो जौहर ये समझ सकता है। सो टीएस एलियट ने इनका जो रियल टैलेंट है वो समझा, और उनके बाद जॉन डन बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए। नेक्स्ट पेज। तो पोइट्री के अलावा जॉन डन ने प्रोज भी लिखा था, द स्यूडोमीटर, देन इग्नेशियस, देन डिवोशंस एंड डेथ डुएल। ये एक सर्मन था, सर्मन टाइप का था, तो वो भी वो लिखे थे। नेक्स्ट पेज। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल स्कूल के फाउंडर थे, और उनको बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं उनके कविताओं को पढ़कर, जैसे कि जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रॉसो, हेनरी फॉगन, रॉबर्ट हैरिक, थॉमस क्रू, and the last one is Andrew Marvell. So these are called the metaphysical school of poets. The metaphysical school
ऑफ पोएट्री, और इन लोग जॉन डन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। देन अदर पोएट जो थे एलिजाबेथन एज में, वो है सर थॉमस व्हिट। सो सर थॉमस व्हिट एक यॉर्कशायर फैमिली से बिलोंग करते थे, और इनका एक ही कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने ही इंट्रोड्यूस sonnets इन इंग्लिश। सो इन्होंने 96 लव पोएम लिखा था, जो कि पोस्टमसली यानी कि आफ्टर हिज डेथ पब्लिश हुआ था। सो पब्लिश हुआ था टोटल मिसलेनी में। टोटल मिसलेनी एक मिसलेनी था जो कि 1557 में पब्लिश हुआ था, जो कि मिसलेनी मतलब मिक्स पोएट्री, हर टाइप का कविता यहाँ पर पब्लिश होता है। तो यहाँ पर वो पेट्रार्क को इमिटेट करके सोनेट लिखे थे। He also wrote satire and he composed the satire in Tarza Rhyma। Tarza Rhyma एक टाइप का राइम स्कीम है जो कि 3 लाइन का होता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि टार्जा राइमा क्या है। देन हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सर्रे, हिज कॉम्बिनेशन इज, इन्होंने जो इंग्लिश टाइप ऑफ सोनेट है, इंग्लिश टाइप्स ऑफ सोनेट्स यानी कि 3 क्वार्टरंस 4 लाइन का एक क्वाड्रेंट होता है, तो 3 क्वाड्रेंट्स ऐसे और 2 कपलेट, इस टाइप का जो सोनेट्स का जो स्ट्रक्चर है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट्स, बाद में जिसको शेक्सपियर ने फेमस किया। उसके बाद जो इनका भी जो पोएम है वो टोटल मिसलेनी में पब्लिश हुआ था। देन इनको टावर हिल में कैद कर लिया गया और इनको बाद में बीहेड कर दिया गया था। देन ही ट्रांसलेट सर्टेन बुक्स ऑफ वर्जिल एनीज, जो कि एनियड नाम करके फेमस है। सो वर्जिल का 2 बुक इन्होंने ट्रांसलेट किया था और उसमें ब्लैंक वर्स का यूज किया था, ब्लैंक वर्स। सो ही इनोवेटेड आल्सो ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स यानी आयम्बिक पेंटामीटर लाइन, बट इनके बीच में कोई मैच नहीं होगा, मतलब आखिरी में कोई मैच नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड ब्लैंक वर्स, जो क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर ने बहुत, और मिल्टन ने सबसे ज्यादा यूज किया था। सो ही इज अ काइंड ऑफ इनोवेटिव पोएट इन इंग्लिश। फिर आते हैं थॉमस सैकविल और आर्ल ऑफ डॉर्सेट। तो इन्होंने जो लिखा था वो था इंडक्शन, कॉम्प्लेंट ऑफ हेनरी द ड्यूक एंड मिसलेनी कॉल मैरर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, जो इनकी कविताओं का जो पब्लिश हुआ था। फिर इन्होंने नॉर्टन के साथ मिलकर जो द फर्स्ट इंग्लिश रेगुलर ट्रेजेडी गॉरबोडा, वो भी इन्होंने लिखा था। फिर आते हैं जॉर्ज गैस्कॉइन। सो इन्होंने स्टील ग्लास करके एक सटायर लिखा था, सटायर का भी यहाँ पर शुरुआत होता है। देन हिज ट्रेजेडी जोकास्टा, जोकास्टा जो कि मदर ऑफ इडिपस है, मदर ऑफ इडिपस। ओके, देन हिज सपोजेस फर्स्ट प्रोज कॉमेडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देन जो कि बेसिस बना शेक्सपियर का टेमिंग ऑफ द श्रू नाटक का। तो शेक्सपियर ने सपोजेस से ही इसको कॉपी किया था। देन इंस्ट्रक्शन कंसर्निंग मेकिंग वर्ड्स ऑफ राइम ऑफ इंग्लिश एंड सम ट्रीटीज। देन सर फिलिप सिडनी, तो फिलिप सिडनी को तो आप जानते ही हैं। फिलिप सिडनी वाज अ एलिगेंट लिटरेरी courtier in the Elizabethan age and he was died in the battle of Zutphen. Then like the best of the Elizabethan, Sidney was successful in more than one branch of literature. So he was successful in more than one branch of literature. एक ब्रांच में नहीं लेकिन काफी सारे ब्रांच में he was successful. Okay. He wrote Astrophil and Stella, जो कि एक 108 sonnets and 11 song का एक sonnet cycle है. Then he wrote Arcadia for his sister, Countess of Pembroke. Then wrote Apology for Poetry. It is very important for English literary criticism. Then it is the answer of Stephen Gosson School of Abuse. Then हम आते हैं माइकल ड्राइटन पे। तो माइकल ड्राइटन ने भी एक सोनेट साइकिल लिखा था जो कि डेलिया है, हार्मोनी ऑफ द चर्च, देन
Then Baron's War, Polly Albion, the most important longer poems, and of course The Man in the Moon, which influenced John Keats. Then Thomas Champion, so इन्होंने भी कुछ पोएट्री लिखा था, जैसे बुक ऑफ एयर्स, टू बुक्स ऑफ एयर्स, सॉन्ग्स ऑफ मॉर्निंग्स एंड बस। देन इनका एक पोएट्री का स्पेसिमेन दिया है, अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते। देन फिनिश फ्लेचर एंड गाइल्स फ्लेचर, इनका जो पोएम है वो है पर्पल आइलैंड और द आइल ऑफ मैन एंड क्राइस्ट ऑफ विक्ट्री एंड ट्रायम्फ, जो कि मिल्टन का जो पैराडाइज रियन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए इस बुक से। इस बुक से ही ज़्यादातर मटेरियल वो उन्होंने बोरो किया था। देन सैमुअल डेनियल ने एक सॉनेट सिविल लिखा था, डेलिया, एंड सिविल वॉर, हाइम्स ऑफ ट्रायम्फ, डिफेंस ऑफ राइम, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक, जैसे कि सिडनी ने लिखा था एपोलॉजी फॉर पोएट्री, इन्होंने भी लिखा था डिफेंस ऑफ राइम, which is an answer of observation of the art of English poetry by Thomas Campion. And of course the poetical miscellany, जो कि है mirror of the magistrate, then total miscellany, ऐसे करके बहुत सारे मिसलेनी उस एज में हुए। सो आज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्लास, तो पोइट्री सेक्शन यहीं पर समाप्त होता है एडवर्ड एल्बर्ट का। तो इसके बाद के जो वीडियो आएंगे वो आएंगे ड्रामा एंड देन प्रोज के ऊपर एलिजाबेथन एज का। So thank you so much for listening or watching this video. If you like it, then please give a thumbs up and please do consider to subscribe my channel. I need your subscription very much. Thank you so much.